था लास्ट क्लास में, टेस्ट चार्ज क्या होता है और इसकी जरूरत क्यों, ये हमने समझा। टेस्ट चार्ज मतलब एक बहुत ही कम वैल्यू का पॉजिटिव चार्ज जिसके रहने से इलेक्ट्रिक फील्ड पे और दूसरे पे कोई फर्क ना पड़े। फोर्स ऑन चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को रखेंगे तो उस पर कितना फोर्स आएगा, E इंटू क्यू आ जाएगा। डायरेक्शन डिपेंड करेगा उसका चार्ज का नेचर कैसा है, पॉजिटिव है तो उसके अलॉन्ग होगा, निगेटिव होगा तो उसके अपोजिट होगा। फिर हमने देखा एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा ए इज इक्वल टू क्यू ई अपॉन एम। फिर हमने ये क्वेश्चन देखा, देन फिनिश। चलो अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग। ये बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। डेरिवेशन जो है इसके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखो सबसे पहले बना लेते हैं एक रिंग। ये हमारे पास एक रिंग है, ठीक है। ये रिंग कैसा है, मान लो एक नॉर्मल कोई भी रिंग समझ लो। वो जो रिंग है इस तरह से फ्लैट नहीं रखा है, ये ऐसा रखा हुआ है, उसका सरफेस जो है इस तरह से रखा हुआ है, ठीक है। तो जब हम देखेंगे तो हमको ऐसा ही दिखेगा। तो ये हमारे पास एक रिंग है, ठीक। इस रिंग में हम ये मान के चलते हैं कि पूरी तरीके से इसमें पॉजिटिव चार्ज क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस रिंग के सरफेस पे क्या डिस्ट्रीब्यूट है, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। ये इस तरह से पॉजिटिव चार्ज को हम क्यू मान लेते हैं। तो हमने एज्यूम कर लिया कि एक रिंग है और उस रिंग के सरफेस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहां पर इसको एज्यूम कर लिया जाए, लेट चार्ज प्लस क्यू इज distributed on ring, ठीक है। और इस रिंग का रेडियस हम क्या मान लेते हैं, इस रिंग का रेडियस हम मान लेते हैं r। इसका सेंटर हो गया O और सेंटर से इधर पे कितना हो जाएगा, रेडियस को एज्यूम कर लिए कैपिटल R। अगर हम चाहें तो इधर को भी दिखा सकते हैं, इधर पर भी कितना हो जाएगा, R हो जाएगा, कैपिटल R। अब इस रिंग पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इसकी वजह से हमें इसके सेंटर से कितना डिस्टेंस पे, इसके सेंटर से x डिस्टेंस पे, इसके सेंटर से x डिस्टेंस पे, ये मान लेते हैं कि क्या है, एक x डिस्टेंस है। इसके सेंटर से x डिस्टेंस पे एक पॉइंट P रखा हुआ है और इस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ये कैलकुलेट करना है। समझ आया। ये डेरिवेशन जो करना है इसका पूरा मैंने एक क्वेश्चन एक तरीके से आप लोगों को बता दिया। क्वेश्चन क्या है कि एक रिंग है जिसका रेडियस r है और इस पे q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसके सेंटर O से x डिस्टेंस पे हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है और उसको हमने क्या मान लिया, पॉइंट P मान लिया। तो हमारा टारगेट क्या हो जाएगा, हमारा टारगेट होगा क्या करना है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड E एट पॉइंट P। क्या करना है, हमें पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। अब कैसे किया जाएगा, देखो अगर चार्ज कोई एक जगह पे रहे तो हमको समझ है निकालते बनेगा, हम तो एक पॉइंट चार्ज की वजह से निकालना जानते हैं। बट ये क्या हो गया, एक पूरा एक दो लाइन का पेयर हो गया है ना। यहाँ पर क्या ये एक पॉइंट है, नहीं है। ये तो एक तरीके से देखा जाए तो एक लाइन सरफेस हो गया। एक रिंग है तो रिंग का मतलब क्या हो गया, एक लाइन सरफेस हो गया ना, तो लाइन हो गया पूरा।
अब इस लाइन पे जो चार्ज है डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर यहाँ पर कुछ नहीं बोला गया है मतलब ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे तरीके से इसके जो लाइन है इस पे क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक, अब हम कैसे निकालेंगे, हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर छोटे से टुकड़े को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो लेट सपोज हम यहाँ पर टॉप में एक छोटा सा टुकड़ा मान लेते हैं। अगर इसका पूरा लेंथ क्या है, कैपिटल एल है या स्मॉल एल है, अगर पूरे का लेंथ क्या है, स्मॉल एल है, तो हम एक छोटा सा लेंथ यहाँ पर मान सकते हैं क्या, डीएल। पूरे का लेंथ क्या है, अगर एल है तो ये हो जाएगा एक छोटा सा लेंथ डीएल, और पूरा चार्ज यहाँ पर क्या है, कैपिटल क्यू है, कैपिटल क्यू है, तो यहाँ पर मैं एक स्मॉल चार्ज मान लेते हैं, छोटा सा क्या हो जाएगा, डी कैपिटल क्यू। समझ आया। तो हम पूरे पे अभी एक साथ नहीं निकाल सकते, इसलिए हम क्या करेंगे, इस पूरे रिंग के सरफेस में से हम, या पूरे इस रिंग में से हम एक छोटा सा पॉइंट सेलेक्ट करेंगे जिसको हमने क्या बोल दिया, डी क्यू चार्ज बोल दिया। समझ आया। इस पूरे पे चार्ज कितना है, एल लेंथ पे चार्ज क्यू है, तो इस छोटे से टुकड़े पे चार्ज कितना हो जाएगा, डी क्यू हो जाएगा। अब इस डी क्यू की वजह से, अब इस डी क्यू की वजह से, डी क्यू की वजह से बताओ कितना हो जाएगा इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड। इस डी क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो क्या इधर जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। कोई दिक्कत समझने में इसको। अब जब क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ई आता है, तो इस छोटे से डी क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, इसकी वजह से आ जाएगा डीई। क्या आ जाएगा, डीई आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, चलो ठीक है। अब ये क्या किसी एक डायरेक्शन में है, एक्स या वाई में नहीं है, लेकिन अगर हम इसका वैल्यू लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे इसका वैल्यू, इसका वैल्यू कैसे लिखेंगे, के क्या हो जाएगा, के फिर क्या हो जाएगा स्मॉल क्यू, तो स्मॉल क्यू की जगह क्या हो जाएगा डी, और ये कैपिटल क्यू स्मॉल, और चार्ज क्या हो जाएगा डी क्यू। नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा लेंथ का स्क्वायर। क्या लेंथ पता है हमको, यहां से यहां तक लेंथ पता है क्या, नहीं पता है, निकाल सकते हैं। ये है एक्स, ये है आर, ये लेंथ कितना हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, चलो तो यहां पर क्या लिख लेंगे, डिस्टेंस को हम लिख लेंगे अंडर रूट। देखो यहां पर क्या हो जाएगा, ये रूट में है तो क्या डायरेक्टली मैं इस रूट का हटा दूं, तो इसका वैल्यू हो जाएगा, चलो एक बार मैं लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और इसका पूरा क्या लगा देंगे, होल स्क्वायर। समझ आया। लेकिन ये तो बस डी ई मिला, हमें क्या चाहिए, ई चाहिए, हमें क्या चाहिए, ई चाहिए। और वो भी अगर हम इसको देखें तो ये कोई प्रॉपर एक डायरेक्शन पे नहीं है, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस में, एक कंपोनेंट वाई एक्सिस में। समझ आ रहा है। अब आप लोग क्लास 11 से फिजिक्स पढ़ के आ रहे हो तो इतना तो आइडिया हो चुका होगा, जब हमको एक पूरे सरफेस के लिए या पूरे लाइन के लिए निकालना होता है तो हम पहले एक छोटे से टुकड़े को सेलेक्ट करते हैं, और उसके बाद उसका आगे चल के क्या करते हैं, पूरे का निकालने के लिए इंटीग्रेट करते हैं, जहां जहां तक उसका इफेक्ट होता है। ठीक, इसको अब यहां से आगे सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, यहां से आगे हम सॉल्व करें उसके दो तरीके होते हैं। पहला तरीके पे हम चलते हैं। पहला तरीका ये बोलता है कि हमें यहीं पर क्या कर लेना चाहिए, फर्स्ट तरीका ये बोलता है कि हमें यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट और सेलेक्ट कर लेना चाहिए इधर पर। जैसे हमने यहाँ पर डी क्यू सेलेक्ट किया वैसे ही हम इधर पर भी क्या कर ले रहे हैं, एक डी क्यू सेलेक्ट कर ले रहे हैं। एक छोटे से पार्ट पे एक छोटा सा पॉइंट यहाँ और सेलेक्ट कर लिए, और इस पॉइंट की वजह से आप बताओ यहाँ पर चार्ज कितना हो जाएगा, इस पॉइंट की वजह से, सॉरी चार्ज नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह जाएगा। अगेन यहाँ पर कितना हो जाएगा, डीई हो जाएगा, इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक के। ठीक, अब देखना इसके दो कंपोनेंट कैसे बनेंगे। फर्स्ट, ये जो डीई दिख रहा है इसका एक कंपोनेंट आएगा इधर नीचे पे, और दूसरा कंपोनेंट कहाँ आएगा, सीधा सीधा इधर पर। कोई दिक्कत। ऐसे ही देखो ये जो दिख रहा है हमारे पास पिंक कलर में, इस पिंक कलर का एक तो चला जाएगा इसी डायरेक्शन पे, और दूसरा कहाँ चला जाएगा, ऊपर की डायरेक्शन पे। कोई दिक्कत यहां तक के। ठीक, हम मान लेते हैं कि यहां पर इस जगह पे एंगल कितना है, थीटा, इस जगह पे एंगल कितना है, थीटा। समझ आया कि नहीं। तो बताओ ये अगर थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। ठीक, मतलब अगर मैं इसको थोड़ा थीटा को
यहाँ पर थीटा हमारा ये क्या है, रेफरेंस लाइन है ना, ये वाला जो लाइन रेफरेंस है, ये देख लो, इस लाइन को पूरा मैं आगे एक्सटेंड कर देता हूँ। ठीक, तो ये रेफरेंस लाइन के साथ में ये जो येलो कलर का लाइन दिख रहा है, इसके साथ में कितना बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। ऐसे ही यहां पर अगर थीटा है तो बताओ यहां पर कितना एंगल होगा, थीटा होगा। समझ आया कि नहीं? अब ये जो हमारे पास डीई दिख रहा है, इसके दो कंपोनेंट जो बने, इसके दो कंपोनेंट जो बने, अगर मान लो कंफ्यूजन हो रहा होगा तो मैं एक काम करता हूं, पहले एंगल बना देता हूं, फिर इसके कंपोनेंट को डिवाइड कर देता हूं, थोड़ा ज्यादा इजी लगेगा। ठीक, अब क्लियर है? यहां पर एंगल कितना हो जाएगा, थीटा, यहां एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। यहां पर अगर थीटा है तो यहां पर भी कितना होगा, थीटा, और यहां पर भी क्या हो जाएगा, थीटा। अब हम इसके दो कंपोनेंट डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट देखो, फर्स्ट कंपोनेंट क्या हो जाएगा, यहां से अगर हम पिंक वाले डी के लिए देखें तो एक कंपोनेंट इधर हो गया और दूसरा कंपोनेंट ऊपर की तरफ हो गया। जो इधर की तरफ कंपोनेंट चला गया, इस कंपोनेंट को हम क्या बोलेंगे, इसका ये वाला कंपोनेंट क्या कहलाएगा, डीई कॉस थीटा। ये क्या हो जाएगा, डीई साइन थीटा। क्लियर यहां तक के? एकदम आराम से समझते हैं क्योंकि इसमें कोई भी हमको कंफ्यूजन नहीं रखना है। दूसरा आप देखो, ये जो हमारे पास रेड कलर का दिख रहा है, इस पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है, इसका भी दो कंपोनेंट होगा। पहला कंपोनेंट ये वर्टिकली डाउनवर्ड चला जाएगा और दूसरा कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस में चला जाएगा। जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में जा रहा है, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में जा रहा है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, अगेन डीई कॉस कंपोनेंट बन रहा है तो क्या हो जाएगा, ये डीई कॉस थीटा, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, डीई साइन थीटा। बात समझ आया? जो कॉस कंपोनेंट है वो दोनों में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, दोनों में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और ये ऐड होके क्या बन जाएगा, ऐड होके बन जाएगा टू डीई कॉस थीटा। दोनों क्या है, पैरेलल है। और जो साइन कंपोनेंट जो वर्टिकल दिख रहा है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट। तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर हमने एक पॉइंट चार्ज नहीं, दो पॉइंट चार्ज सेलेक्ट कर लिया, डी क्यू, और उन दोनों की वजह से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो इतना आ रहा है। ये क्या है, ई नेट है। क्या है ये, ई नेट है। बात समझ आए कि नहीं? कोई दिक्कत यहाँ तक के? हमारे पास जो y एक्सिस में था वो खत्म हो गया, बस क्या बचा, x एक्सिस में। समझ पाए कि नहीं? तो यहां पर हम नीचे क्या लिख सकते हैं, हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में लिख सकते हैं, फर्स्ट वर्टिकल कंपोनेंट, या फिर लिख सकते हो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ, या कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आर कैंसल टू ईच अदर। समझ आया? सेकंड क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स आर एडेड। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो गए, आपस में ऐड हो गए। तो हम क्या लिख सकते हैं, हेंस जो भी हमारे पास टोटल जो आएगा, टोटल जो भी हमारे पास आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, ई नेट। जो भी हमारे पास आएगा, और वो भी ई नेट कैसा आएगा, छोटा वाला आएगा। ई नेट क्या आएगा, छोटा वाला। तो ये हो जाएगा डी ई नेट। इसको आप चाहो तो क्या लिख सकते हो, डी ई नेट लिख सकते हो। डी ई नेट एक्चुअल में होना चाहिए किसकी वजह से, पहला डी ई एक्स की वजह से और दूसरा डी ई वाई की वजह से। तो यहां पर क्या हो जाएगा, डी ई जो वाई है वो तो क्या हो गया, 0, और यहां पर हम क्या लिख सकते हैं नीचे में, दैट इज करके
डी ई एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 DE cos थीटा, 2 DE cos थीटा। समझ आया कि नहीं? तो अब हम पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा DE नेट इज इक्वल टू, इसको तो 0 कर देंगे और ये हो जाएगा 2 DE cos थीटा। डी का वैल्यू पता है क्या? पता है ना, तो पुट कर देते हैं। डी का वैल्यू कितना है देखो, के और क्या है डी क्यू अपॉन, अब इसको सीधा हटा दूं तो क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कॉस थीटा का वैल्यू क्या हम कहीं से निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। देखो कॉस थीटा का वैल्यू क्या निकलेगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू, इस थीटा का हम क्या करेंगे, कॉस थीटा निकाल सकते हैं। यहां से थीटा है, सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया बेस। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है x, तो x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक, तो यहां पुट करते हैं वैल्यू को हम, क्या हो जाएगा x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और यहां पर चाहे तो हम क्या लिख लेंगे, चलो अंडर रूट लगा देते हैं, या फिर पावर में चाहे तो 1/2 भी लिख सकते हैं, है ना। कोई दिक्कत यहां तक में? ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम आगे एक स्टेप यहीं पर एक्सटेंड कर देते हैं। ये कितना हो जाएगा, 2 की जगह पे 2 रहेगा, k की जगह पे k रहेगा, x की जगह पे x रहेगा, और dq की जगह पे dq रहेगा। इसका पावर 1 है, रूट मतलब पावर 1/2, दोनों पावर क्या हो जाएगा ऐड। तो क्या हम इसको एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और इसका पावर 3/2 लिख सकते हैं। ठीक हो गया। अभी हमने क्या निकाला, अभी हमने स्मॉल यहाँ पर DEQ नेट निकाला है, मतलब स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है। क्या निकाला है, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। अब लिखेंगे देन टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट कर देंगे, DE नेट हो गया, इधर भी इंटीग्रेट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2kx और ये हो जाएगा dq अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और पावर कितना हो जाएगा 3/2। अब बताओ यहाँ पर वेरिएबल कौन है, यहाँ वेरी कौन कर रहा है। अगर हम देखें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, चार्ज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर हम एक छोटे चार्ज पे देखेंगे, एक छोटे जगह पे, तो अलग होगा, बड़े चार्ज पे देखेंगे तो अलग हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, अगर हम सिर्फ एक पॉइंट पे देखेंगे तो चार्ज का वैल्यू अलग आएगा, अगर हम थोड़े बड़े एरिया को लेंगे तो अलग आएगा, हम पूरे की वजह से लेंगे तो अलग आएगा। तो चार्ज के अकॉर्डिंग वेरी करेगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। और वो चीज हमको यहाँ पर दिख भी रहा है, देख सकते हो कौन है यहाँ पर वेरी कर, कौन वेरी कर रहा है, चार्ज वेरी कर रहा है, DQ वेरी कर रहा है। बाकी सारा चीज क्या है, कांस्टेंट है। बाकी सारा चीज को हमने फिक्स कर दिया है, हमने इसका रेडियस फिक्स कर दिया है, हमने इसका यहाँ से पोजीशन जो x का वैल्यू उसको फिक्स कर दिया है। कांस्टेंट के तो ऑलरेडी फिक्स है ये, तो बचा क्या, बचा सिर्फ वेरिएबल चार्ज। तो इसका पूरा जो इंटीग्रेशन होगा, ये जो पूरा वेरी करेगा, कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, ये पूरा चार्ज के लेवल पे वेरी करेगा। और चार्ज कहाँ शुरू होगा, 0 से लेकर के, चार्ज 0 से लेकर कहाँ तक के जाएगा, यही अब समझने का बात है। अगर मैं इस जगह से स्टार्ट करता और पूरा एक राउंड आता तो कहाँ जाता, मैं 0 चार्ज से Q चार्ज तक जाता। मतलब कुछ नहीं था चार्ज, वहां से लेके कहाँ तक चलते, इसमें फाइनल टोटल चार्ज कितना है, Q तक के। तो 0 से कहाँ तक की इफेक्ट वेरी करेगा, उसका Q चार्ज तक वेरी करेगा। यहाँ चार्ज का जो एक लिमिट है, हमने स्मॉल DQ से स्टार्ट किया, और स्मॉल DQ से लेके कहाँ तक के जा रहे हैं, स्मॉल DQ की जगह वैल्यू कितना हो सकता है, 0 हो सकता है ना। मिनिमम चार्ज कितना हो सकता है, 0। तो इसका जो लिमिट होगा यहाँ पर, चार्ज का लिमिट 0 से कहाँ तक चला जाएगा, Q चार्ज तक चला जाएगा। लेकिन देखो अगर हम सिर्फ एक पॉइंट की वजह से लेते तो हम बोलते हैं कि पूरा एक सर्कल हम घूम सकते हैं, चार्ज पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो कितना बोलेंगे, Q चार्ज बोलेंगे। कितना बोलेंगे, Q बोलेंगे।
तो अगर हम 0 से स्टार्ट करके पूरा एक राउंड घूमेंगे तो कितना हो जाएगा, Q चार्ज तक के। तो यहाँ पर चार्ज का जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक चला गया, 0 से Q तक के। लेकिन हम यहाँ तक के नहीं जाएंगे, हमने 2 पॉइंट सेलेक्ट किया है, पहला एक अपर पॉइंट और एक लोअर पॉइंट। अगर हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चले गए, अगर हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चले गए तो सेम ये भी तो कवर हो गया, उसी के जैसा ये भी तो है। कहने का मतलब हमने सिर्फ यहाँ आधा पार्ट सेलेक्ट किया है, हम 2 पॉइंट के बीच में जा रहे हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का। तो चाहे मैं यहाँ से यहाँ चला जाऊँ या मैं यहाँ से यहाँ चला जाऊँ, मैं आधा ही जाऊंगा। तो आधा जाऊंगा मतलब कितने का मैं इफेक्ट देख रहा हूँ, आधे चार्ज का इफेक्ट देख रहा हूँ। तो यहाँ पर जो लिमिट होगा वो लिमिट कितना हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा Q/2। ये बात अगर समझ नहीं आया हो तो मैं फिर से समझा सकता हूँ। असली चीज तो यही है, आप लोगों को चार्ज कहां से कहां तक के इस इलेक्ट्रिक फील्ड को वेरी कर रहा है ये हमको जानना है। 0 से स्टार्ट होकर के पहला चीज ये समझो कि लोअर लिमिट 0 हुआ, ये बात समझ आया कि नहीं आया। मिनिमम चार्ज कितना हो सकता है, 0, और मैक्सिमम चार्ज Q/2 क्यों हुआ, ये समझ आया कि नहीं आया। अगर हम यहां पर क्या करते, अगर हम यहां पर सिर्फ एक पॉइंट को लेते तो एक पॉइंट क्या करते, उसी पॉइंट से घूम के वहीं तक के आना है तो हम पूरा एक राउंड घूमते, समझ आया। तो एक राउंड घूमते तो कितना चार्ज कवर करते, Q चार्ज कवर करते। लेकिन अब हम 2 पॉइंट के बीच में देख रहे हैं, तो अगर मैं यहां से यहां तक जाता हूं या यहां से यहां तक जाता हूं तो क्या मैं पूरा चार्ज कवर कर रहा हूं, नहीं। कितना चार्ज कवर कर रहा हूं, Q/2। इसीलिए क्या लिखा हमने, Q/2। हम अभी इसका एक मेथड और देख लेंगे जिसमें हम दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लेंगे, सिर्फ एक तरफ लेंगे। तो देखना वहां पर चार्ज क्यों लेंगे हम, क्योंकि सिर्फ क्या रखेंगे, एक पॉइंट को रखेंगे, सिर्फ क्या रखेंगे, एक पॉइंट। लेकिन यहां पर हमने Q/2 क्यों रखा, ये इंपॉर्टेंट बात है। मतलब फिजिक्स में आप एक ही डेरिवेशन को अलग अलग तरीके से कर सकते हो, आप लिमिट कैसा सेलेक्ट करते हो, आप क्या उसका पोजीशन लेते हो, इस पर डिपेंड करता है, और वही समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर। हम 2 पॉइंट के बीच में जा रहे हैं और 2 पॉइंट के बीच का जो लेंथ है आधा कवर हो रहा है, और उस आधे लेंथ में कितना चार्ज है, आधा चार्ज है। समझ आया, इसलिए हमने क्या ले लिया, Q/2 ले लिया। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे, अब हम इसको आगे इंटीग्रेट करते हैं। जब इंटीग्रेट करेंगे तो जो कांस्टेंट चुपचाप बाहर निकल जाएगा, 2kx, और नीचे क्या हो जाएगा इधर, x² प्लस r², और नीचे क्या हो जाएगा, यहां पर पावर में 3/2। अभी जो dq अंदर रह गया इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, ये क्या हो गया, dq, ये हो जाएगा Q/2, और ये क्या हो जाएगा, 0। यहां से इसको मैं क्या सिर्फ E नेट लिख सकता हूं, और अगर मैं E नेट नहीं लिखूंगा तो चाहूं सिर्फ क्या लिख सकता हूं, E भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर क्या हो जाएगा, 2kx अपॉन x² प्लस r², पावर में कितना हो जाएगा, 3/2। इसको देख लो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जैसे पुट करेंगे तो अपर लिमिट कितना हो जाएगा, Q/2, क्या हो जाएगा, Q/2 -1, तो Q/2 -0, 0 को फर्क पड़ेगा क्या, पूरा लिख के बताऊं एक बार, क्या हो जाएगा लिमिट इसका लिमिट हो जाएगा Q/2 -0। ठीक है, आगे देखो, एक स्टेप और सॉल्व कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 2kx³ अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, ये Q/2 का 2 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और ये हो जाएगा x² प्लस r², और ये वैल्यू हो जाएगा 3/2। क्या कैंसिल हो रहा है, 2 और 2 कैंसिल हो गया। तो जो E नेट का वैल्यू है कितना आ गया, kx³ अपॉन √x² प्लस r²। ठीक है, 3/2। ये भाई एक रिंग के सेंटर से x डिस्टेंस पे अगर कोई भी पॉइंट रखा हुआ है या वहां पर कोई +1 चार्ज रखा हुआ है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है। कोई दिक्कत समझने में कहीं भी इसको, देखो क्या किया हमने, एक बार मैं समराइज करता हूं वापस। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग, हमने क्या मान लिया, हमने मान लिया कि लेट इस रिंग के ऊपर Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और हमें इसके सेंटर से लेकर के x डिस्टेंस पे एक पॉइंट P रखा हुआ है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। हमने इसके लिए क्या किया, इसमें एक पॉइंट चार्ज सेलेक्ट कर लिया। पहला पॉइंट चार्ज हम चाहें तो इसको पोजीशन को A भी बोल सकते हैं, इस पोजीशन A पे सेलेक्ट किया,
और इस पे जो चार्ज सेलेक्ट किया उसका वैल्यू छोटा सा होगा, उसको हमने डी क्यू माना, और डी क्यू की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, डीई आ गया। ठीक, इसी रिंग पे एक दूसरा पॉइंट हमने सेलेक्ट कर लिया जिसको हम पॉइंट बी बोल सकते हैं, और यहाँ पर चार्ज कितना मान लिया, डी क्यू। अगेन डी क्यू की वजह से एक और इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देख लिया, और ये कितना हो जाएगा, फिर से डीई हो जाएगा। फिर हमने यहाँ पर एंगल थीटा माना, तो यहाँ थीटा, तो यहाँ भी एंगल थीटा हो जाएगा, और थीटा एंगल के अकॉर्डिंग हमने इसके दोनों वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को एक्सप्लोर किया। तो हमने देखा कि वर्टिकल कंपोनेंट तो आपस में कैंसल आउट हो गए, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो दोनों क्या हो गए, ऐड हो गए। तो हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिर्फ और सिर्फ जो एक्स एक्सिस में है, जो वर्टिकल एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस में है, उसी की वजह से आ रहा है। वर्टिकल एक्सिस आपस में कट पिट के क्या हो गया, जीरो हो गया। फिर हमने यहाँ पर कॉस थीटा की जरूरत पड़ा, दिख रहा है हमको, तो इसलिए हमने कॉस थीटा का वैल्यू भी यहाँ से ट्रायंगल से निकाल लिया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, बस ई नेट निकाल लिया। ई नेट क्या हो जाएगा, एक्स और वाई दोनों की वजह से होगा। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस की वजह से कितना आ रहा है, एक्स एक्सिस की वजह से आ रहा है 2d कॉस थीटा, और वाई तो क्या हो गया, जीरो हो गया। फिर हमने इसको आगे वैल्यू को पुट किया, डी का कॉस थीटा का वैल्यू पुट किया। फिर उसके बाद हमने टोटल निकालने के लिए इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट करने के लिए हमने रिंग के दो पॉइंट के बीच का जो लेंथ देखा वो आधा था, तो चार्ज भी कितना हो जाएगा, आधा। इसलिए हमने सेलेक्ट किया अपना लिमिट 0 से q/2 और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व किया, तो फाइनली ये मिल गया। प्रोसेस में कहीं कोई दिक्कत, मैंने जो बोला ना एक्चुअल में वैसे ही समझने का तरीका होता है। आप बस ये देख लो, जैसे यहां पहुंचे तो इतना को आपको सॉल्व करने, इस स्टेप को सॉल्व करने, इस स्टेप को सॉल्व करने और इस स्टेप को सॉल्व करने आपको आना चाहिए। इंटीग्रेशन है ये, और कुछ नहीं है। इंटीग्रेशन हमने अलग से पढ़ा हुआ है। यहाँ क्या चीज है जो काम का है, यहाँ काम की चीज ये है कि लिमिट बस आपको ध्यान रखना है। टोटल निकालने के लिए लिमिट ध्यान रखना है। इसके पहले अगर हमको चलना है तो हम यहां से यहां तक अपने आप आ जाएंगे। बस ये ध्यान रखना है कि ई नेट जो है एक्स और वाई दोनों कंपोनेंट की वजह से हो रहा है, और उसके पहले हमको डायग्राम को प्रॉपर तरीके से अरेंज करने आना चाहिए। समझ आ गया? ठीक, मान लो इसी को हम एक और मेथड से देखते हैं। एक्चुअल में इसका हेडिंग यही होना चाहिए था जो पहले लगा हुआ है, ये इसका हेडिंग होना चाहिए था, एक्सिस ऑफ रिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग है ना, इसमें अपन को रखना चाहिए था क्या, ये ड्यू टू एक्सिस ऑफ रिंग। देखो एक और तरीका देखते हैं। अगेन हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये रिंग है और इस रिंग के सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगेन ये इसका सेंटर है, सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, R है। ऊपर भी देखें तो कितना है, R ही है। इस सेंटर पॉइंट O से हम क्या करेंगे, एक पॉइंट ले लेंगे, कितने डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे, और इस पॉइंट P पे क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम दो पॉइंट सेलेक्ट नहीं करेंगे, अब हम एक ही पॉइंट से काम चलाएंगे। तो लेट सपोज यहाँ पर एक पॉइंट है जहां पर चार्ज कितना है, dq चार्ज है। तो इस dq चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, इस तरह से आर एक्स, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहां पर वैल्यू कितना हो जाएगा, डीई। डीई का वैल्यू कितना हो जाएगा, डीई का वैल्यू हो जाएगा के क्यू और डी क्यू, है ना, के डी क्यू, और सीधा इसका मैं क्या कर दूं, स्क्वायर कर दूं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर।
रूट हट जाएगा स्क्वायर से, तो डायरेक्टली आ गया डी का वैल्यू इतना। अब देखो, अब इतना तो हम इमेजिन करके बोल सकते हैं कि अगर मैं कहीं से भी इसका क्या लूंगा, अगर कहीं से भी मान लो मैं यहां से लेता हूं, तो देखो जैसे इसका दो पार्ट अगर हम डिवाइड करें तो पहला कहां चला जाएगा, लेट सपोज यहां पर एंगल थीटा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक इधर पे आ जाएगा और एक इधर पे आ जाएगा। समझ आ रहा है, यहां पर भी क्या एंगल थीटा, तो एक इधर चला गया एक इधर आ गया। इसको हम क्या बोलेंगे, डीई कॉस थीटा, और इसको क्या बोलेंगे, डीई साइन थीटा। यहां तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं, सेम चीज है। अब हम आगे दूसरा पॉइंट नहीं भी बनाना चाहते हैं, नहीं भी लेना चाहते, हमारा इमेजिनेशन अभी स्ट्रांग हो चुका है, तो हम ऐसा मान के चलेंगे कि भाई जैसे ही हम यहाँ दूसरा पॉइंट लेकर के ऐसा करेंगे, तो हमको दिख रहा है कि एक ऊपर आएगा और एक सीधा चला जाएगा, तो ऊपर वाला इसको क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। हम जितना भी यहाँ पर जिस भी पॉइंट से हम क्या करेंगे, जिस भी पॉइंट से एक छोटा सा चार्ज लेकर के इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, हर एक दूसरे का जो अपोजिट होगा, जैसे इसका अपोजिट इसका, इसका अपोजिट इसका, तो रिंग के दो अपोजिट जो पॉइंट है वो एक दूसरे के वर्टिकल कंपोनेंट को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। अब ये इमेजिन करके ही हम समझ गए, तो हम सीधा क्या लिख देंगे, हम लिखेंगे फर्स्ट वर्टिकल या परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ DE are cancel to each other, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। देन net DE is due to only horizontal कंपोनेंट। समझ आया, तो नेट किस वजह से आएगा, सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से आएगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, DE नेट इज इक्वल टू DE कौन सा डायरेक्शन, एक्स का, ये हो जाएगा कितना, DE साइन थीटा। समझ आया कि नहीं, सॉरी साइन थीटा क्यों लिखा मैंने, कॉस थीटा, DE कॉस थीटा। अब क्या लिखेंगे हम, DE नेट इज इक्वल टू, डी की प्लेस पे कितना हो जाएगा, K और डी क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कॉस थीटा का वैल्यू हम यहाँ ट्रेंगल से निकाल सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये हो जाएगा एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक। कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा इसका वैल्यू, के डी क्यू एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। अब क्या निकाला जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, देन टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड 8 कौन से पॉइंट पे, 8 पॉइंट P इज क्या हो जाएगा, DE नेट इज इक्वल टू, अब हम एक ही पॉइंट लिए हैं ना, तो इस पॉइंट का रेंज कहाँ जाएगा, यहीं से स्टार्ट होकर यहाँ तक के जाएगा, तो ओवरऑल कितना चार्ज वेरी कर रहा है, क्यू चार्ज वेरी कर रहा है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्यू चार्ज लिखेंगे, वैल्यू कितना है 2kx और ये हो जाएगा dq, 2 नहीं आएगा, क्या है इसका वैल्यू, सीधा इसको हम आगे पुट कर देते हैं,
ठीक, क्या हो जाएगा के डी क्यू एक्स, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर आर प्लस आर स्क्वायर और पावर में 3/2। यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा, के कॉमन हो जाएगा, एक्स कॉमन हो जाएगा, और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और ये हो जाएगा 3/2। ठीक है, क्या बाहर निकल रहा है, यहाँ से सब बाहर निकल गया तो बच क्या गया, लिमिट 0 से क्यू और अंदर रह जाएगा डी क्यू। इधर देखो क्या लिख लें इसको, हम सिर्फ ई नेट लिख दे, ई नेट लिख दिए। वहां देख सकते हो क्या हो जाएगा, के एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और क्या हो जाएगा 3/2। लिमिट क्या हो जाएगा, q माइनस 0 मतलब सिर्फ क्या लिख दूं मैं, q, तो ये हो जाएगा डायरेक्टली क्या q। देखो सेम आया है, डेरिवेशन में कोई डिफरेंस नहीं है, बस हमने क्या किया, लिमिट को थोड़ा सा चेंज किया, हमने सॉल्व करने का तरीका, कैलकुलेट करने का तरीका बस चेंज किया है। ठीक है, तो ये आ गया वैल्यू। ठीक, इसको देख लो या इसको देख लो, सेम ही चीज है, के क्यू एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर में क्या हो जाएगा 3/2। ठीक है, समझ आ गया। चलो अब हम थोड़ा सी इसी में आगे चलते हैं। अब हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए एट द सेंटर ऑफ द रिंग। अब हमें इसी क्वेश्चन के अंदर ही चल रहे हैं अभी, है ना, अभी हम लोग इसी के अंदर में ही चल रहे हैं। हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ रिंग। अगर हमें इसके सेंटर पे निकालना है, एक मिनट, इसको मैं अलग पेज में कर देता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ रिंग। मान लो मैं इस रिंग के डायग्राम को लेकर के आता हूं, एक या बना ही लेता हूं। ये देखो मैंने एक रिंग बना दिया, इस पे पूरा क्या चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉजिटिव चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है। अभी हमने कहां पर निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके सेंटर से लेकर के एक्सिस पे, सेंटर से लेकर के जो एक्सियल पोजीशन है वहां पर एक्स डिस्टेंस पे निकालना, और वो वैल्यू हमको मिला। अगर मैं इस पे निकालना चाहूंगा तो आप बिना कुछ किए नॉर्मल तरीके से बोल सकते हो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि जस्ट इमेजिन करने के लिए मैं कुछ यहां पर पॉइंट सेलेक्ट करता हूं। अगर इस सेंटर पे मैं निकालना चाहता हूं, सेंटर पे किसी मैंने +1 कूलम चार्ज को रख दिया तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। अब मान लो मैं यहां पर एक पॉइंट ले लिया, मैंने यहां पर एक पॉइंट ले लिया, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से इधर। ठीक है, अगर मैंने दूसरा पॉइंट इसके अपोजिट सेलेक्ट किया, इसकी वजह से इधर, कैंसल हो गया। ठीक, अगर मैंने एक पॉइंट यहां सेलेक्ट किया, एक पॉइंट यहां सेलेक्ट किया, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इधर एक पॉइंट इधर। तो ऐसे तो सभी तरफ पॉइंट है ना, तो हर पॉइंट का एक दूसरा क्या है, अपोजिट चार्ज है, तो एक दूसरे क्या कर देंगे, कैंसल। और ओवरऑल जो ई नेट होगा वो क्या हो जाएगा, ई एट द सेंटर, ई एट सेंटर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस बात को लॉजिकली समझने में कोई दिक्कत। अब दूसरा, अगर हम कैलकुलेशन वाइज करना चाहें तो भी कर सकते हैं। ये देखो, और अगर हम सेंटर पे आ गए, अगर हम सेंटर पे आ गए तो आप बताओ, जो डिस्टेंस हम मान के चलते थे, जो हम x डिस्टेंस मान के चलते थे, उस x का वैल्यू क्या हो गया, 0, है ना। एट द सेंटर, एट द सेंटर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। मतलब हम जिस पॉइंट P पे निकालना चाह रहे हैं वो पॉइंट P कहाँ आ गया, सेंटर पे ही आ गया। जब पॉइंट P को हमने यहीं सेंटर पे हिला दिया, सेंटर पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो कुछ डिस्टेंस रह गया क्या, नहीं रहा। हम पहले x डिस्टेंस में निकाल रहे थे, अब ये x डिस्टेंस कहाँ आ गया, यहीं पर आ गया। ये पॉइंट P कहाँ आ गया, पॉइंट O पे ही आ गया।
तो यहाँ पर कुछ भी डिस्टेंस रहा क्या? नहीं रहा। अब डिस्टेंस नहीं रहा तो आप ही बताओ फॉर्मूले में क्या हो जाएगा? ई नेट इज इक्वल टू, अभी देखा हमने ना, के क्यू एक्स अपॉन क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और पावर क्या हो जाएगा? 3/2। तो एक्स अगर जीरो हो गए तो पूरा सब मिलकर क्या हो गया? जीरो। ठीक है, तो ये सेंटर पे निकाल लिए। आगे चलें। सेकंड, ये सब कंडीशन है तो मैंने अलग अलग इसको रखा हुआ है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या, अगर इसी फॉर्मूले में x का वैल्यू मच मच लेसर देन क्या हो गया? कैपिटल R, मतलब रेडियस के कंपैरिजन में जो x का वैल्यू बहुत छोटा है, अगर इस रेडियस के कंपैरिजन में ये देखो, ये हमारा रेडियस R है, ये इस रेडियस के कंपैरिजन में ये जो x का वैल्यू है बहुत छोटा है, मतलब ये एकदम पास है। एकदम क्या है? पास है। तो उस कंडीशन में अगर x का वैल्यू बहुत छोटा लग रहा है तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं, x प्लस आर, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है तो उसमें एक्स स्क्वायर को गायब कर सकते हैं क्या? जो हम लोग केमिस्ट्री में या अक्सर अप्रोक्सीमेशन करते हैं, अगर दो डिस्टेंस में एक बहुत छोटा है तो उसको क्या कर देंगे? उसके एडिशन करने से कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो ई नेट जो हमारे पास फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला? के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और ये हो जाएगा 3/2। तो अब बताओ इन दोनों को ऐड करने से कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो हम सीधा क्या कर सकते हैं, हम सीधा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इसको लगभग लगभग इसके इक्वल मान सकते हैं, आर स्क्वायर के इक्वल मान सकते हैं। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए हम क्या लिख देंगे, ई नेट इज इक्वल टू के क्यू एक्स अपॉन क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर पावर आर स्क्वायर, है ना, आर स्क्वायर की पावर 3/2। और फाइनली क्या हो जाएगा? फाइनली ई नेट इज इक्वल टू के क्यू एक्स और आर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल तो पावर 3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आर की पावर 3। तो देखो ये हमको क्या मिल गया, अगर x का वैल्यू बहुत छोटा है, पास है, अगर एकदम पास है, रेडियस बड़ा हो गया, तो उस कंडीशन में ये फॉर्मूला आ गया। कैसे किए हैं समझ आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक, नेक्स्ट अगला केस देखते हैं। इसमें अगला केस क्या बोलता है, अब x इज मच मच ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहां से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसका वैल्यू लगभग किसके इक्वल हो जाएगा? एक्स स्क्वायर के। अब आर को इग्नोर कर देंगे, मतलब बहुत दूर चला गया। ये देखो इसको हमने क्या किया, बहुत दूर रख दिया। अगर बहुत दूर रख दिए तो भाई ये जो पूरा रिंग है हमको एक पॉइंट की तरह दिखेगा। किसकी तरह दिखेगा? एक पॉइंट की तरह दिखेगा। जैसे ये अभी मोबाइल जो स्क्वायर शेप में दिख रहा है, लेकिन अगर आप बहुत दूर चले जाओगे तो आपको कैसा दिखेगा? एक पॉइंट की तरह दिखेगा। जैसे पहाड़ वगैरह में देखना, जो पेड़ रहता है एक छोटा सा दिखता है हमको, है बहुत बड़ा लेकिन दिखता कितना है? छोटा सा। क्यों? डिस्टेंस ज्यादा बढ़ गया हमारा देखने का, तो क्या हो गया, एक पॉइंट की तरह दिखता है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर इसका जो खुद का जो रेडियस उसके कंपेरिजन में बहुत दूर चले जाएंगे तो हमको क्या दिखेगा? छोटा सा दिखेगा, है ना। तो देखो अब क्या हो जाएगा, हम सीधा यहाँ पर r को गायब कर देंगे और एक्स स्क्वायर लिख देंगे। तो ये हो जाएगा ई नेट इज इक्वल टू, डायरेक्टली फॉर्मूला पुट कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा, के क्यू एक्स और नीचे से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक, तो यहां से ई नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ई नेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो एक ही लाइन में करता हूं ना, के क्यू एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 3। और आप देखो यहां से एक एक्स और यहां से एक एक्स चला गया तो बचेगा कितना, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। और ये क्या है, ये पॉइंट चार्ज की वजह से आने वाला फॉर्मूला है ना, एक पॉइंट चार्ज की वजह से आने वाला फॉर्मूला यही तो आता है। तो ये प्रूफ हो गया कि हम जो भी कंडीशन लिए वो उस कंडीशन में रिंग हमारा क्या हो चुका है, एक पॉइंट की तरह बिहेव कर रहा है। यही होता है ना, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, या फिर यहाँ पर एक्स है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद एक कंडीशन और आता है,
इस कंडीशन को भी यहीं पर रख देते हैं। देखो फोर्थ कंडीशन क्या है कि इफ x इज इनफाइनाइट, भाई अगर x जो है इनफाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चले जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ असर होगा क्या? नहीं होगा, जीरो हो जाएगा। इनफाइनाइट डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का असर कुछ होगा ही नहीं, तो E क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक है, देन E इज इक्वल टू जीरो। E जीरो का मतलब सीधा सा क्या हो जाएगा? E नेट इज इक्वल टू, अगर मैं फॉर्मूला वाइज पुट करूं तो क्या हो जाएगा देखना, K और क्या हो जाएगा Q X। अगर x इनफाइनाइट हो गया मतलब बहुत बड़ा हो गया, x का वैल्यू बहुत बड़ा हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को अगेन क्या कर देंगे हम, यहाँ पर एक्स स्क्वायर की तरह गायब कर देंगे, है ना। एक्स स्क्वायर बस रख देंगे, आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। तो इधर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 और यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगा? के क्यू एक्स अपॉन एक्स क्यूब, और फाइनली क्या लिखेंगे इसको, यहां से हो जाएगा के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसका वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा? जीरो। ठीक, कोई दिक्कत समझने में? अब बनाते हैं ग्राफ। देखो इधर पे ले लेते हैं डिस्टेंस और इधर पे क्या ले लेते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। इधर पर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड E और इधर पर डिस्टेंस x हो जाएगा। ठीक, ये हो गया जीरो, सेंटर पॉइंट, ओरिजिन हो गया। अब सोचो ये ग्राफ बनेगा कैसे, अलग अलग डिस्टेंस पे ग्राफ बनेगा कैसे? तो हमको ये पता नहीं है कि हर अलग अलग डिस्टेंस पे ये कैसे वैरी कर रहा है, तो हमको देखना पड़ेगा कि अलग अलग डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैसे आ रहा है। जब हम देखेंगे कि जो x का वैल्यू है वो बहुत छोटा है, मतलब x का वैल्यू बहुत छोटा का मतलब क्या है? x इज मच मच लेस देन r, तो इसका एक अलग बिहेवियर था, एक अलग वैल्यू आया था। और जब x का वैल्यू क्या था? मच मच ग्रेटर देन r था, तो एक अलग वैल्यू आया था। और जो यहाँ पर मीडियम रेंज है, जहां पर इसका कुछ मॉडरेट वैल्यू होगा, वहां पर कुछ अलग वैल्यू आएगा। ठीक है, तो एक चीज देखो आप, हमने ये जो फॉर्मूला डिराइव किया है, ये जो है उस कंडीशन के लिए, ये जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया है ये उस कंडीशन के लिए है जहां पर x का वैल्यू एक कंसिडरेबल वैल्यू होगा, मतलब ना तो x का वैल्यू r से बहुत छोटा है और ना r से बहुत बड़ा है, उस मीडियम रेंज के लिए है। ठीक है, उस मीडियम रेंज के लिए ये वैल्यू जो है काम आएगा, जहां पर हम x और r दोनों को कंसिडर करके चलेंगे। समझ आ रहा है? ये जो किसके लिए है? ये मिड रेंज के लिए है, ये मिडिल रेंज के लिए। लेकिन जो x का वैल्यू एकदम कम है, x का वैल्यू एकदम ज्यादा है, उसके लिए हमने x का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया है। कितना आया है देखो, अगर हम x का वैल्यू जब बहुत छोटा है तो उस कंडीशन में देखें तो k क्या है? k क्या है? k कांस्टेंट, q क्या है? कांस्टेंट, रेडियस क्या है? कांस्टेंट। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ x पे। तो अगर मैं इसी में एक चीज थोड़ा आगे लिख करके इसको, क्या मैं इसी को ऐसा लिख सकता हूं, इस कंडीशन में जो E है किसके प्रोपोर्शनल है? x के प्रोपोर्शनल है। जब x का वैल्यू r से बहुत बड़ा है, जब x का वैल्यू r से बहुत बड़ा है, तो उस कंडीशन में आप देखो जो E है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? E का वैल्यू x पे डिपेंड कर रहा है, हमको x से ही देखना है। E का वैल्यू x पे डिपेंड कर रहा है और E कैसे है? x के रेसिप्रोकल है, 1/x²। ये बात समझ आया? जब x का वैल्यू कहां पर है? जब x का वैल्यू इनफाइनाइट पे चला गया तो E का वैल्यू क्या हो गया? जीरो, मतलब कोई ग्राफ ही नहीं बनेगा उसका। तो और फर्स्ट कंडीशन जब वो बिल्कुल सेंटर पे घुस गया है तो भी क्या है? जीरो है। अब देखना ध्यान से,
जब x क्या है, 0 है, तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आया क्या, नहीं आया, नहीं आया ना। जब x का वैल्यू मान लेते हैं इस रेंज तक के, इस रेंज तक के क्या है, x इज मच मच लेसर देन r है, और यहां से यहां तक का जो रेंज है हम ऐसा मान लेते हैं कि ये क्या है, x इज मच मच ग्रेटर देन r है, और उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद इनफाइनाइट पे चला गया। तो उधर भी मतलब इधर 0 पे बनाने का कोई मतलब नहीं है और इधर पर इनफाइनाइट पे बनाने का कोई मतलब नहीं है। इस रेंज में हमको पता चल गया, इस रेंज में हमको पता चल गया पहला चीज, जब x का वैल्यू मच मच लेसर देन r है तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। कैसे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंड कर रहा है तो आप बताओ कैसे वैरी करेगा ये। जैसे जैसे x का वैल्यू आगे बढ़ेगा वैसा वैसा क्या होगा, जैसा जैसा x का वैल्यू आगे बढ़ेगा वैसा वैसा क्या होगा, ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरी करेगा, एक स्ट्रेट लाइन में वेरी करेगा। ये दिख रहा है, ये कब तक के लिए है, ये है तब तक के लिए जब x का वैल्यू मच मच लेसर देन क्या है, r है। दूसरा, जब x का वैल्यू मच मच ग्रेटर देन r है तो कैसा होगा, तो वो तब वो क्या है, थोड़ा ग्राफ का एक बार रिवीजन करा देता हूं। जब क्या होगा, y इक्वल टू एक्स होता है तो क्या बनता है, एक स्ट्रेट लाइन। जब y इक्वल टू 1/x² होता है तो क्या बनता है, पैराबोला। क्या बनता है, पैराबोला। ठीक है, y इक्वल टू, उल्टा कर दिया क्या मैं, पैराबोला कहां बनेगा, ये y है और ये x है, तो किसके अलॉन्ग होगा ये, सही है ना कि गलत हो गया, y इक्वल टू x²। मतलब अगर हम x का वैल्यू क्या पुट करते हैं, पर y, ठीक है। फिर इसके बाद देखो, अगर हम y इक्वल टू क्या लेते हैं, y इक्वल टू 1/x लेते हैं तो कैसा बनता है, y इक्वल टू 1/x क्या बनेगा, इस तरह से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। ठीक है, y इक्वल टू एक्स क्या बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। और एक बार इसको देखना तो मेरे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, ऐसे ही बनेगा लग रहा है, ग्राफ में एक बार चेक कर लेना है ना। इसके बाद फिर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट अगर हम y इक्वल टू √x का देखें तो ये बनता है कुछ इस तरह से, इसको बोलते हैं लेटरल हाइपरबोला। ठीक है, तो मेनली हमारे काम का फर्स्ट क्या है, एक तो ये वाला है और दूसरा क्या वाला है अभी, सेकंड वाला। ठीक, पैराबोला, ये मैंने थोड़ा सा गलती बता दिया, ये y इक्वल टू किसका है, ये x²। पैराबोला क्या हो जाएगा, y इक्वल टू x²। और जैसे कि 1/x का है वैसे ही किसका होता है, 1/ अगर हम x² रखें या 1/x³ रखें या 1/x⁴ रखें, बस ये है कि इसका जो वैल्यू के अकॉर्डिंग थोड़ा सा इसका जो स्लोप है वो क्या हो जाएगा, कम ज्यादा हो जाएगा। लेकिन ये जब रेसिप्रोकल रहेगा तो क्या बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही बनेगा। ये इतना ग्राफ क्या आपको रिवाइज हुआ, स्ट्रेट लाइन बनेगा, ये पैराबोला बनेगा। पैराबोला का हालांकि भी जरूरत हमको नहीं पड़ने वाला है, बट ये बस रिवाइज करने के लिए हमको जरूरत पड़ने वाला है इसका, और इसका जरूरत पड़ने वाला है, ये भी जरूरत नहीं पड़ने वाला है। क्या ये दोनों आपको रिकॉल हुआ, अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, और रेसिप्रोकल क्या बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। ये दोनों रिकॉल हो गया। ठीक, तो पहला चीज तो ये है कि यहां पर जो लोअर रेंज है x इज लेस देन मच मच लेस देन r, इस कंडीशन में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, प्रोपोर्शनल टू x है, तो ये बन गया स्ट्रेट लाइन। अब दूसरा, जब x का वैल्यू मच मच ग्रेटर देन है तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये बनेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्यों बनेगा, क्योंकि पर e प्रोपोर्शनल टू x था, बट यहां पर क्या होगा, e प्रोपोर्शनल टू 1/x
एक्स स्क्वायर, तो क्या बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। अब हाइपरबोला बनेगा मतलब ऐसे डिक्रीज करेगा, क्या करेगा, ये डिक्रीज करेगा। तो देखो हम यहां से डिक्रीज कराते हैं इसको, ये कोई मैक्सिमम पॉइंट पे गया होगा, ये इस तरह से क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसा बने, समझ आया। अब ये बीच का जो रेंज है, ये जो मॉडरेट रेंज है जहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कंसिडर करके चले हैं, जिसके लिए हमने फॉर्मूला डिराइव किया है, अब ये दोनों का आपस में हमको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो यहां तक हो गया स्ट्रेट लाइन और यहां तक क्या हो गया, हाइपरबोला, कैसा वाला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब ये बीच में कैसे बिहेव करेगा, तो बीच में ये बनेगा एक स्मूथ कर्व, मतलब ये कुछ इस तरह से ऐसे करके जाएगा, ये कुछ इस तरह से जाएगा और ऐसे करके इसको टच कर जाएगा। समझ आया। ये कौन सा रेंज है, ये एक्स और आर का ये ऐसा रेंज है जहां पर हम लोग कंसिडरेबल वैल्यू लेकर के चलते हैं। ठीक, तो ये हो गया ओवरऑल कर्व। कोई दिक्कत समझने में इसको, ठीक है। जब कभी क्वेश्चन आएगा तो आपको कभी ग्राफ दिया रहेगा तो समझ जाना कि एकदम अलग तरीके का वेरिएशन रहेगा, इससे अलग डिफरेंस रहेगा, तो आप तुरंत पहचान लोगे कि हाँ यहां पर एक स्ट्रेट लाइन है और यहां पर क्या बन रहा है, यहां पर एक डिक्रीजिंग स्लोप है, मतलब ये हाइपरबोला है। ठीक, यहां पर ई प्रोपोर्शनल टू क्या हो रहा है, यहाँ ई प्रोपोर्शनल टू 1/x स्क्वायर हो रहा है। इस पॉइंट पे ई इक्वल टू क्या है, 0 है। इस पॉइंट पे अब ई इक्वल टू क्या है, 0 है। और ये वो जगह है जहां पर ई का वैल्यू क्या हो जाएगा, के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। बात समझ आया। तो ये है कंप्लीट एक रिंग के वजह से, एक रिंग पे डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। तो हमने लगभग सभी पॉइंट पे देख लिया। एक सेंटर पे देख लिया, मतलब उसके सेंटर पे ही अगर पॉइंट लिया जाए तो क्या होगा, फिर उससे थोड़े से डिस्टेंस पे लिया जाए तो क्या होगा, फिर बहुत डिस्टेंस पे लिया जाए तो क्या हो जाएगा। अब आप एक चीज देख रहे होगे कि हम मान लेते हैं कि जो सबसे इसका पीक वैल्यू ये हमको दिख रहा है, इसका जो पीक वैल्यू है ये वाला दिख रहा है। तो ये पीक वैल्यू जब कैलकुलेट किया जाता है तो इस पीक वैल्यू का जो डिस्टेंस है हमको मिलता है कितना, x इज इक्वल टू आर अंडर रूट 2। जब हम इस वैल्यू पे क्या करते हैं, इस वैल्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, ई मैक्सिमम होता है। क्या होता है ये, ई मैक्सिमम। ठीक है, जब हम x इक्वल टू r/2 पे निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, ये ई मैक्सिमम आएगा। ये भी डिराइव करके निकाला जा सकता है, लेकिन ठीक है इस पर टाइम पास करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, क्योंकि ई मैक्सिमम निकालेंगे फिर वही डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा और उतना हमको भी टाइम पास करने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो निकाल सकते हो इसको, ई मैक्सिमम इक्वल टू 0 करना, यहाँ से इसका वैल्यू जो है आराम से आपको मिल जाएगा किस पॉइंट पे मैक्सिमम रहेगा। तो ये आप दिमाग में रख लो कि x इक्वल टू r/2 पे क्या होता है, ई का वैल्यू सबसे मैक्सिमम होता है। अगर आपको उस मैक्सिमम वैल्यू को निकालने का मन करे तो कैसे निकाल सकते हो, देखो ई मैक्सिमम का वैल्यू हम निकालते हैं, ई मैक्सिमम 8x इक्वल टू r/2। x की जगह पे उस फॉर्मूले में क्या पुट कर देंगे हम, r/2 पुट कर देंगे, r/√2। तो E इज इक्वल टू, मतलब E मैक्सिमम इक्वल टू कितना हो जाएगा, K Q और x की प्लेस पे क्या हो जाएगा, R अंडर रूट 2। अंदर देखो क्या हो जाएगा, x की जगह पे R अपॉन अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। थ्री बाय टू। ई मैक्सिमम इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू
आर √2 को नीचे ले आते हैं तो √2 नीचे आ जाएगा और अंदर में क्या हो जाएगा, r² अपॉन 2 प्लस r² और कितना हो जाएगा, पावर 3/2। ठीक है, फिर एक स्टेप और आ जाएगा यहीं पे, ई मैक्सिमम इक्वल टू कितना हो जाएगा, KQR अपॉन में √2 रहने दो और क्या हो जाएगा, ये देखो ये 2 मतलब देखो r² प्लस 2r² कितना हो जाएगा, ये 3r² और पावर में कितना हो जाएगा 3/2। अच्छा 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा जगह शॉर्टेज पड़ जा रहा है, रुक जाओ ऊपर करता हूँ मैं इसको। चल आराम से करते हैं इसको, क्या हो जाएगा KQR ई मैक्सिमम इक्वल टू KQR अपॉन कितना हो जाएगा √2 और अंदर में कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 3r² अपॉन 2 और यहाँ पे 3/2। ठीक, अब क्या हो जाएगा KQR √2। एक काम करते हैं, जब इसको सॉल्व करना हो तो 3/2 को हम लोग एक अचानक से सॉल्व नहीं कर सकते, तो पहले क्या करेंगे, पहले जो न्यूमरेटर में पावर है उसको अंदर शिफ्ट कर देते हैं पावर 3 को, तो फिर क्या बच जाएगा, आधा बच जाएगा, तो आधा को अंदर ही रखेंगे। हम पहले क्या करेंगे, इसको ले आते हैं, तो देखो 3 की पावर 3 मतलब कितना हो जाएगा 27, r की पावर 2 और पावर 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, नीचे 2 की पावर कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। ठीक, फिर आप देख लो k हो जाएगा, q हो जाएगा, r हो जाएगा और नीचे कितना है, यहाँ पर √2 है। अब मैं अगर इसका हाफ करूंगा, रूट लगाऊंगा, तो इस रूट से आप देखो पहले r की पावर 3 का कितना पावर पेयर बाहर निकलेगा, 3 पावर बाहर निकल जाएगा, 3 पेयर हो जाएगा, है ना, तो r की पावर 3 हो जाएगा। यहां से जो 8 है, 8 का क्या बाहर निकलेगा, 8 का बाहर निकलेगा 2 बाहर निकल जाएगा और अंदर में क्या फंस जाएगा, √2। ये देखो ये √2 और ये √2 कैंसल हो गया, अंदर 23 है तो 23 का क्या बाहर निकलेगा, 27 कितना हो जाएगा 3√3। कोई दिक्कत, यहां से एक r और यहां से एक r कैंसल हो गया, तो बचा क्या, ई मैक्सिमम का वैल्यू कितना आ जाएगा 2। 2 कहाँ आएगा, अच्छा ये 2 ऊपर शिफ्ट हो गया तो 2 हो जाएगा, k हो जाएगा, q हो जाएगा अपॉन r² 3√3 और क्या हो जाएगा r², ये आएगा वैल्यू। समझ आया, ठीक, तो ये है क्या, E का मैक्सिमम वैल्यू 2KQ और क्या हो जाएगा 3√3 r का स्क्वायर। कहीं कुछ कंफ्यूजन इसमें, ठीक, ये ना एक क्वेश्चन ही है, पता है मैं देख रहा था प्रीवियस ईयर में काफी लंबे चौड़े स्टेटमेंट के तौर पे आया हुआ था,
हम्म, ये 2016 में आया हुआ है। देखो इस क्वेश्चन को मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। क्वेश्चन क्या था, अ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर अ रिंग ऑफ रेडियस ए ले लिया है, स्मॉल ए, आर की जगह आप क्या ले लिया है, स्मॉल ए। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग, हैंस सो दैट फॉर पॉइंट एट लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द रिंग इट बिहेव एज अ पॉइंट चार्ज। क्वेश्चन समझ आया? आपको पूरा डिराइव करके इस पॉइंट तक क्या आना था। कौन से पॉइंट तक के, ये वाला, ये कैसे बिहेव कर रहा है, बिहेव एज अ पॉइंट चार्ज। इस पॉइंट तक के पहुंचना था, मतलब आपको इस केस को अप्लाई करना था, और जब अप्लाई करते हैं ना तो यहां तक पहुंच जाते। ये क्या है, बिहेव एज अ पॉइंट चार्ज, है ना, समझ आया? तो ये क्वेश्चन को स्टेटमेंट के फॉर्म में इस तरह से दिया हुआ है। उसने यही बोला कि हमारे पास एक क्या है, रिंग है जिसपे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्या है, क्यू है। आपको नहीं भी बोलेगा क्यू तो भी आप मान लेना, आपको उसका रेडियस ए दिया है तो आर की जगह पे ए ले लेना। और कोई भी एक पॉइंट आप मान के चल सकते हो, जैसे एक्स डिस्टेंस पे है उसके एक्सिस से, तो हम लोग एक्स जैसे माने एक्स मान सकते हो, आप कुछ ही मान सकते हो। और उसके बाद आपको फाइनली यहां तक पहुंचना था डिराइव करते करते। आप पहले यहां तक के आते, इस फॉर्मूले तक के यहां तक पहुंचे। अब इसके बाद सीधा ये केस 1 केस 2 कुछ लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली क्या लगाना था आपको, केस 3। क्योंकि इसी केस में क्या हो रहा है, पॉइंट चार की तरह बिहेव कर रहा है। एक रिंग जो है पॉइंट कब बनेगा, जब उसको हम लोग बहुत दूर पे जा करके एनालिसिस करेंगे। तो समझ आया? तो एक ऐसा क्वेश्चन था। अच्छा, इस पे अगर हम क्वेश्चन बनने की बात करें तो कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। वो यहां से बोल सकता है कि ई मैक्सिमम का वैल्यू निकालो, यहां से वो इसी में बोल सकता है कि आप जब वो x इज मच मच लेसर देन r पर है तब वैल्यू निकालो। वो यहाँ पर r और x को अपने से बता सकता है, डिफाइन कर सकता है, और आपको ये चीज को प्रूफ करने के लिए भी दे सकता है, या कैलकुलेट करने के लिए दे सकता है। फिर वो बोलेगा कि प्रूफ करो सेंटर पे क्या है, 0 है, पूरा डिराइव करके बोलेगा। तो भी आप यहाँ से ऐसा कर सकते हो, बस सेंटर पे क्या मान लेना, लास्ट में x इक्वल टू 0। तो एक डेरिवेशन से कितने तरीके के क्वेश्चन घुमा फिरा के बना सकता है। और ऐसी घुमा फिरा के जब बोलता है ना, तभी फिजिक्स का क्वेश्चन टफ हो जाता है, क्योंकि वो आप जानते हो सब कुछ, इतना उसको भी पता रहता है, लेकिन वो आपको कैसे घुमा फिरा के कंफ्यूज करे ये कोशिश करता है। तो ध्यान रखना, थोड़ा सा अलग अलग वैरायटीज उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करनी रहेगी। चलो भाई नेक्स्ट, अब हम देखेंगे क्या, अब हम देखेंगे चार्ज डेंसिटी। क्या पढ़ेंगे, चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है हम किसी भी पर्टिकुलर जगह पे चार्ज का क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। डेंसिटी मतलब क्या है, अगर एक चार्ज है तो चार्ज है, लेकिन चार्ज बहुत सारे कलेक्ट है तो उसका हम लोग डेंसिटी चेक करेंगे। तो जब हम एक लाइन पे चार्ज को देखना चाहते हैं, एक लाइन के ऊपर में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वो क्या कहलाएगा, लाइन चार्ज डेंसिटी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लाइन चार्ज डेंसिटी। देखो इसका मैं एक बढ़िया सा एग्जांपल बता रहा हूं। ये हमारे पास क्या है, अभी एक एक पेज है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, सरफेस। अब इस सरफेस को मैं क्या करता हूं, इस सरफेस का मैं सिर्फ लेंथ बचा के रख देता हूं, इसके विड्थ को मैं क्या कर दूंगा, गायब कर दूंगा। ये देखो, अब इसके लेंथ के कंपैरिजन में इसका विड्थ क्या है, बहुत छोटा है। अभी भी अगर ज्यादा चौड़ा लग रहा है तो हम लोग इसको और कम कर सकते हैं। ये देखो, सरफेस को मैंने क्या बना दिया, एक लाइन बना दिया। अब इस लाइन को देखो मैं क्या बनाता हूं, इस लाइन को बना देता हूं मैं एक पॉइंट। ये देखो, ये क्या बन गया, अभी एक छोटा सा, उस सरफेस के कंपैरिजन में क्या हो गया, एक पॉइंट। अभी तक हम इसी के बारे में पढ़ते थे, एक पॉइंट पे चार्ज क्या रखा हुआ है, क्या कहलाता था, पॉइंट चार्ज। इस पॉइंट को मैंने जैसे ही ओपन किया, अब इसका पूरा मास एक पॉइंट पे कंसन नहीं है, अब इसका पूरा मास एक लाइन पे है, तो इसका चार्ज भी क्या होगा, पूरे लाइन पे कंसन हो जाएगा। तो जब एक लाइन के ऊपर में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट रहेगा तो क्या कहलाएगा, लाइन चार्ज कहलाएगा। और कितना उसका पर यूनिट लेंथ में, मतलब इसके एक एक यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है, वही क्या कहलाएगा, उसका चार्ज डेंसिटी कहलाएगा। ठीक है, तो लाइन चार्ज डेंसिटी, जिसको हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी भी कहते हैं, क्या हो जाएगा, ये
लीनियर चार्ज डेंसिटी या लाइन चार्ज डेंसिटी एट एनी पॉइंट। अब हम इसके किसी भी पॉइंट पे, इस लाइन के किसी भी पॉइंट पे क्या निकालना चाहते हैं, चार्ज का डेंसिटी, तो क्या हो जाएगा, लाइन चार्ज डेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द लाइन इज चार्ज पर यूनिट लेंथ। मतलब पर यूनिट लेंथ के अकॉर्डिंग कितना चार्ज है वही क्या कहलाएगा, लाइन चार्ज डेंसिटी। बस इस बात को ध्यान रख लो, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ मतलब हमारा एक डिफाइंड यूनिट लेंथ है, उसमें कितना चार्ज एक्यूमुलेट है वही क्या कहलाएगा, लाइन चार्ज डेंसिटी ऑफ द लाइन एट द पॉइंट। मतलब उस लाइन के उस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर हमको निकालना है तो क्या करेंगे, चार्ज पर यूनिट लाइन। क्लियर है। इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है, किससे, लैम्डा से। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dq अपॉन एल, सॉरी dq अपॉन dl, dq अपॉन dl, dq मतलब चार्ज, dl मतलब स्मॉल लेंथ, है ना। इसको अपन ऐसा समझ सकते हैं कि लेट सपोज हमारे पास इस तरह से कोई एक लाइन है, इस लाइन पे क्या है, ये इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका पूरा लेंथ कितना है, कैपिटल एल है, लेंथ क्या है, कैपिटल एल। अब हम किसी एक पर्टिकुलर छोटे से लेंथ पे निकाल देंगे, ये छोटा सा लेंथ ले लिए, तो इस छोटे से लेंथ को क्या मान लेंगे हम लोग, dl मान लेंगे। तो इस dl पे कितना क्या है, चार्ज है, इस dl पे चार्ज कितना है, तो कितना चार्ज होगा, इस पे चार्ज होगा dq। पूरे पे चार्ज कितना है, जैसे इसमें स्मॉल q लिया तो हम लोग भी पूरा को क्या ले लेंगे, स्मॉल q ले लेंगे। समझ आया। तो इस लाइन के पर्टिकुलर एक छोटे से पॉइंट पे हम निकाल रहे हैं, तो क्या कहलाएगा वो, लाइन चार्ज डेंसिटी। क्योंकि लाइन कैसा हमको नहीं पता ना, तो हम एक छोटे से टुकड़े पे आगे चल के निकाला करेंगे। तो किसी भी पॉइंट पर, लाइन के किसी भी पॉइंट पर अगर हम क्या निकाल रहे हैं, चार्ज का डेंसिटी निकाल रहे हैं, तो क्या कहलाएगा, लाइन चार्ज डेंसिटी। और उसको निकालने का तरीका क्या होगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। स्मॉल प्लेस पे निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, स्मॉल प्लेस पे निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, dq अपॉन dl। ये अगर मान लो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस पूरे लाइन में जो चार्ज है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो भाई यूनिफॉर्म है तो हम लोग क्या कर लेंगे, सेम चार्ज है सब तरफ, तो क्या कर देंगे, इसको d को हटा करके सिर्फ क्या लिख लेंगे, q अपॉन l। लेकिन यूनिफॉर्म है तो हमको क्या करेंगे, छोटे से निकाल करके पूरे का इंटीग्रेट करना पड़ता है, क्योंकि वहां पर हमको एरिया कंफर्म पता नहीं होता है कि किस तरह का सरफेस एरिया है या किस तरह का उसका लाइन है। तो इसीलिए जब भी क्या होगा, अगर हमको लाइन चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म के लिए निकालना होगा, अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है तो हम dq की जगह पे कंप्लीट चार्ज, क्योंकि हर dq सब सेम होगा, तो ओवरऑल क्या मान लेंगे, पूरे पे q होगा और पूरा लाइन का लेंथ क्या हो जाएगा, l। मतलब टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, तो कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज q और टोटल क्या हो जाएगा l। कब के लिए, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तब के लिए। तो ये लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dq अपॉन dl। ये उसका क्या है, फॉर्मूला है। समझ आया। अगर यूनिट देखा जाए तो यूनिट क्या हो जाएगा, ऊपर कूलम है और नीचे क्या है, मीटर, तो क्या हो जाएगा, कूलम मीटर इनवर्स या फिर कूलम पर मीटर बोल सकते हैं। ये जो लाइन चार्ज डेंसिटी हमको कहाँ कहाँ पर देखने को मिलता है, इसका जो एग्जांपल है, अगर हम किसी रॉड पे चार्ज देखते हैं, तो एक रॉड क्या है, एक लाइन तो ही है। अगर हम किसी रिंग पे देखते हैं, जो अभी हमने पढ़ के आया हुआ है, तो वो रिंग पे जो था वो कैसा था, एक लाइन हुई तो था, तो वो क्या था, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जाम्पल था। और उसके पर्टिकुलर पॉइंट पे जो डेंसिटी होगा क्या कहलाएगा, लाइन चार्ज डेंसिटी कहलाएगा। अभी देखो मैंने इसको पॉइंट से क्या बना दिया, लाइन बना दिया। अब देखना, अगर मैं इसको ओपन करूंगा, अब इसको जब ओपन करूंगा मैं, तो ये क्या बन जाएगा, ये सरफेस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये सरफेस बन जाएगा। अब इस सरफेस के किसी पॉइंट पे हम निकालेंगे तो क्या कहलाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी कहलाएगा। अब मान लो ये तो सिर्फ एक पेज है, अब ये पेज मान लेता हूं मैं कि इस बुक का टुकड़ा है, ये जो पेज है कहां से लाया है, बुक से। तो अब मैं इस पूरे एक सॉलिड पे निकालूंगा मैं, इस पूरे सॉलिड पे। तो इसका क्या है, लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और ये हाइट भी है। तो अब ये तो हो गया सॉलिड ना, तो इस सॉलिड का क्या होता है, वॉल्यूम। तो इसके किसी भी जगह से, ऊपर नीचे अंदर बीच से, किसी भी एक पॉइंट से अगर मैं चार्ज देखना चाहूंगा तो क्या कहलाएगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहलाएगा। बात समझ आया। एक पॉइंट पे है तो पॉइंट, अगर लाइन के पॉइंट पे है तो लाइन चार्ज, और एक सरफेस पे है तो सरफेस के पॉइंट पे तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, और एक वॉल्यूम मतलब एक सॉलिड के पार्ट से अगर हम निकाल रहे हैं तो क्या कहलाएगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। समझ आ रहा है। तो यहां पर हम अगला देख सकते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारे पास कुछ भी हो सकता है। लेट सपोज हम ऐसा मान लेते हैं, एक सरफेस, ये एक सरफेस मान लिया अपन, 2D में एक सरफेस है, जैसा मैंने एक पेज दिखाया था।
अब इस सरफेस को हम पूरा पूरा इसका एरिया क्या मान सकते हैं, एस मान सकते हैं, या कुछ जगहों पे ए भी मान लेते हैं, तो एस मान लो या ए मान लो। अब इस सरफेस की किसी छोटे से जगह पे अगर हमको क्या निकालना है, इस किसी एक पॉइंट पे चार्ज निकालना है, तो पॉइंट क्या, चार्ज क्या कहलाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी कहलाएगा, या इसी को हम लोग एरियल चार्ज डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, एरियल चार्ज डेंसिटी या सरफेस चार्ज डेंसिटी। और ये कितना चार्ज होगा यहाँ पर, डी क्यू, और ये छोटा जो एरिया लिए ये कितना हो जाएगा, डी एस या फिर डी ए होगा। अब जब हम एक सरफेस के अंदर किसी पॉइंट पर देखते हैं तो उसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका हम चेंज कर देते हैं और वो हो जाता है क्या, रो। किसे रिप्रेजेंट करते हैं, रो से। किससे रिप्रेजेंट करेगा, सॉरी सिग्मा से। रो अगला है, ये क्या है, सिग्मा है। तो यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, किसी भी सरफेस के पॉइंट पे अगर हम पर यूनिट सरफेस पे निकाल रहे हैं तो क्या कहलाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और ये हो जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एस या फिर डी क्यू अपॉन डी ए होगा। अगर हम इस सरफेस को क्या मान के चलते हैं कि इस सरफेस पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, इस सरफेस पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितना है, यहां पर कैसा है, ये यूनिफॉर्म है। कैसा है डिस्ट्रीब्यूशन, जो इसका यूनिफॉर्म है। ठीक है, चार्ज कितना है और स्मॉल क्यू, तो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो टोटल चार्ज अपॉन टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन एस। ये यूनिफॉर्म रहेगा तभी ऐसा होगा, अदरवाइज क्या लेके चलेंगे हम लोग, डी क्यू अपॉन डी एस लेके चलेंगे। फिर इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ऊपर चार्ज का क्यू हो जाएगा और नीचे एरिया का मीटर का स्क्वायर, तो कूलम मीटर स्क्वायर या कूलम मीटर के पावर -2। इसका एग्जांपल कहाँ देखने को मिलेगा, अगर हम किसी डिस्क पे बात करें, किसी ऐसा डिस्क, कहने का मतलब जैसे कि एक रिंग, मतलब तो सिंपल से क्या हो गया, एक वायर हो गया, लेकिन अगर हम एक उस रिंग का पूरा भरा हुआ पार्ट देखें, जैसे कि एक सीडी कैसेट होता है, डिस्क मतलब समझ गए ना, या टायर समझ लो, तो जो भी हम एक डिस्क पे देखेंगे, एक डिस्क पे ये इस तरह से कुछ, ये देख लो, ये डिस्क है और इसका पूरा अंदर क्या है, ऐसा एक भरा हुआ है। जैसा मैंने एक पेज दिखाया ना, तो एक सर्कुलर पेज समझ लो, एक सर्कुलर पेज, तो वो एक डिस्क है। तो डिस्क पे चार्ज हम देखेंगे तो उसका एग्जांपल हो गया चार्ज ऑन स्क्वायर प्लेट। जैसे एग्जैक्टली जो मैंने पेज दिखाया, तो पेज क्या है कि स्क्वायर है, हालांकि हमारा पेज थोड़ा सा रेक्टेंगुलर था, लेकिन स्क्वायर मान के चल सकते हैं, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगुलर हो गया, जो भी रहे, मतलब सरफेस होना चाहिए, उसमें हाइट नहीं आना चाहिए। तो उस कंडीशन में जितने एग्जांपल रहेंगे इसके अंदर आ जाएंगे। चार्ज ऑन सरफेस ऑफ होलो स्फीयर। होलो स्फीयर का मतलब समझ रहे हो, वो स्फीयर तो है, जैसे कि एक बॉल, बॉल के अंदर कुछ क्या रहता है, कुछ रहता है क्या, खाली है, तो सिर्फ क्या है, बाहर में सरफेस है, अंदर में कुछ रहेगा तो वो सॉलिड बन जाएगा, लेकिन अगर अंदर खोखला है तो क्या हो जाएगा, हॉलो स्फीयर। तो हॉलो स्फीयर भी इसी का एग्जांपल है, लेकिन सॉलिड स्फीयर इसका एग्जांपल नहीं आएगा। समझ आ रहा है ना, एक ऐसा बॉल जिसके अंदर भी कुछ भरा है, जो आता है लेदर का बॉल, जो पूरा भरा रहता है, तो वो इसका एग्जांपल नहीं आएगा, उसको हम लोग सॉलिड स्फीयर के अंदर लेंगे, और वो कहाँ चला जाएगा, वॉल्यूम पे। कोई दिक्कत समझने में यहाँ तक के। तीसरा चार्ज डेंसिटी होता है वॉल्यूम का। अगर हम एक सॉलिड की बात करते हैं, एक सॉलिड के अंदर, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक सॉलिड है, मान लो, अब दिखा तो सकता नहीं लेकिन मान लो इसको, है ना, प्लस प्लस प्लस, क्या है इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इस तरह से। अब इसके अंदर मैं एक छोटा सा क्या ले लेता हूं, ये छोटा सा टुकड़ा ले लेता हूं मैं, तो सॉलिड टुकड़ा टाइप का ही ले लिया मैं। यहाँ पर चार्ज कितना हो जाएगा, dq हो जाएगा, और इसका एरिया कितना मान लेंगे अपन, एरिया नहीं होगा इस बार, वॉल्यूम होगा, कितना होगा, dv होगा। जब हमने लाइन पे लिया था तो छोटा सा पॉइंट था, मतलब एक लाइन का छोटा सा टुकड़ा पॉइंट था। जब हमने सरफेस पे लिया तो सरफेस का एक छोटा सा टुकड़ा था, तो सरफेस का टुकड़ा कहलाया। उस सरफेस के टुकड़े का क्या रहेगा, लेंथ रहेगा और ब्रेथ भी रहेगा। लेकिन इस वॉल्यूम के छोटे से टुकड़े का क्या रहेगा, लेंथ भी रहेगा, हाइट भी रहेगा और ब्रेथ भी रहेगा। बात समझ आ रहा है। पॉइंट जो हमने लाइन चार्ज देखा, तो उसके टुकड़े का सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट रहेगा, बस छोटा सा लेंथ रहेगा, उसका हाइट ब्रेथ कुछ नहीं रहेगा। जो हमने सरफेस देखा, सरफेस का क्या रहेगा, इसका लेंथ भी रहेगा और ब्रेथ भी रहेगा। लेकिन इसके छोटे से टुकड़े का क्या रहेगा, सब कुछ रहेगा, लेंथ भी रहेगा, हाइट भी रहेगा और ब्रेथ भी रहेगा। इसीलिए हमने क्या लिख दिया, इसका छोटा सा वॉल्यूम dv लिख दिया। तो इसके इस पर्टिकुलर जगह पे, इस छोटे से जगह पे एक वॉल्यूम के अंदर का छोटा सा टुकड़ा है, यहाँ पर जो चार्ज होगा वो पर यूनिट वॉल्यूम में निकाला जाएगा, और इस पर यूनिट वॉल्यूम में जितना चार्ज प्रेजेंट है उसको क्या बोला जाएगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी।
मतलब अगर वो लाइन के पर यूनिट लाइन से निकाला गया तो लाइन चार्ज डेंसिटी, पर यूनिट सरफेस से निकाला गया तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, और पर यूनिट वॉल्यूम से निकाला गया तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। बात समझ आया? तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एट एनी पॉइंट इन द वॉल्यूम इज द चार्ज कंटेंट पर यूनिट वॉल्यूम। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम या चार्ज कंटेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ये क्या कहलाएगा? चार्ज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसको हम रो से रिप्रेजेंट करेंगे तो रो इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी। अगेन वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हम सीधा क्या कर देंगे? टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम मतलब क्यू अपॉन वी कर देंगे। यूनिट क्या हो जाएगा? सी लैम्डा का, सॉरी सी और कूलम ऊपर में, नीचे क्या हो जाएगा? मीटर के पावर 3। तो मीटर के पावर 3 को अगर ऊपर लेके जाएंगे तो मीटर के पावर -3 हो जाएगा। इसका एग्जांपल कहां पर होगा? जो भी सॉलिड स्फीयर वगैरह है उसके अंदर में इसका एग्जांपल आ जाएगा। जहां भी लेंथ ब्रेथ और हाइट रहता है वो किसका एग्जांपल आ जाएगा? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का एग्जांपल आ जाएगा। कोई दिक्कत समझने में नहीं है? ठीक, चलो ठीक है, फिर इस क्लास को यहीं ओवर करते हैं। फिर इसके बाद मैं जो है एक और क्लास में आप लोगों को ये वाला पढ़ा दूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ हाफ रिंग। आधा रिंग लेंगे, पूरा रिंग था, अब क्या लेंगे? आधा रिंग, हाफ रिंग। ठीक है, थैंक यू, एकदम अच्छा वाला। बाय बाय।